स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 स्टार्ट, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आपने लाइंस एंगल्स के बारे में शुरू से ही पढ़ा है, 6th-7th में आपका आने लग जाता है। तो इसमें हम पहले बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं और फिर हम उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ करेंगे। जैसे आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इनको थोड़ा एक्सटेंड तरीके में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली लाइंस क्या होती हैं? कोई भी लाइन लगाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, तो एक लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। वो हमारी क्या हो जाती है? लाइन हो जाती है। जैसे ए बी एक लाइन है। जो लाइन होती है ना, आप बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मीन्स इंक्रीज कर सकते हो। तो दिस इज लाइन। ओके, ए एंड बी आर पॉइंट्स। आप इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी लिखकर इसके ऊपर ये लाइन का सिंबल बना देते हैं। तो ये क्या होगी? लाइन की डेफिनेशन। ठीक है, तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब इसके बाद पहले हम चैप्टर में ही जो हैं दो हमारे लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स जो है आपको दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को कट करती हुई जाती हैं, तो आपको एक एंगल मिल जाता है। ठीक है, देखो अब जैसे ये सी ए और सी बी लाइन कट कर रही हैं, इस तरह से ये लाइन कट कर रही हैं, तो ये आपका एक एंगल बन जाता है। ठीक है, इसमें कितने बन रहे हैं? 2, 3, 4 एंगल बन रहे हैं। तो इस तरह आपको ये क्या मिल जाता है? एंगल मिल जाता है ए सी बी। अब जहाँ पे ये कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। तो ए सी बी इज एन एंगल। एंगल को डिनोट करने का सिंबल ये होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा, हमारा रेलवे ट्रैक होता है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आगे जाकर एक दूसरे से मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। व्हेन द डिस्टेंस रिमेन्स सेम बिटवीन टू लाइंस दे आर पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि वो एक दूसरे को जाकर कहीं पर भी कट नहीं करने वाली हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता है? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे कि हमारा रेलवे ट्रैक जो होता है, तो ये ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। ठीक है, तो ए बी सी डी के क्या है? पैरेलल है। कब होगा? जब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी जो इनकी ये लेंथ है ए बी और सी डी के बीच में, जहाँ ये पेन आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जब सेम रहता है तो हमारा क्या होता है? जो दो लाइंस हैं वो कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल डबल लाइन करके। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइंस, कोई भी 2, 3, 4, चाहे वो पैरेलल लाइंस हैं चाहे वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई और तीसरी लाइन कट करती हुई जा रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, कट करती हुई जाती है। द लाइन विच कट 2 और मोर लाइन्स वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, चाहे वो पैरेलल्स हों चाहे नहीं हो, तो वो जो तीसरी चौथी लाइन आपको कट करती हुई जा रही है, वो हमारी क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, देखो ये इस डायरेक्शन में है 2 लाइन्स, फिर एक तीसरी लाइन आई, इसको कट करके चली गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो एन को कौन कट कर रहा है? एल कट कर रहा है। तो हमें 2 लाइन तो चाहिए ही होती हैं, तो एल और एम को कौन कट कर रहा है? एन। तो एन हमारी क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ऐसे ही देखो, ये एल और एम ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये एन कट कर रही है, तो चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो नॉन पैरेलल हो, कोई तीसरी लाइन चौथी लाइन कट करके जा रही होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। आपने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस तो पढ़ लिया, वो कौन हो जाती हैं? आपकी पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? कोई भी 2 लाइन आपस में कट कर रही हैं। ठीक है, व्हेन 2 लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। एल और एल कोई लाइन है, एम कोई लाइन है, आपको ये पता है ना। देखो हम इस पूरी लाइन को किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल एल से। इस पूरी लाइन को किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल एम से। और ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं? ओ पे। जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन
पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये सब जो हम लाइंस वगैरह, अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया, एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। देखो, जब हम कोई एक प्रॉपर मेजरमेंट ले लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉपर लेंथ ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो लाइन का एक पोर्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। तो इसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो आप दोनों तरफ से इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे ए बी एक लाइन है, ठीक है, इसका ये एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है, ये दोनों तरफ से एरो नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, अगर ए बी उसका नाम है तो ये दोनों एंड पॉइंट्स, ये दोनों तरफ इंक्रीज नहीं होती, तो 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है, इसका 1 फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी है तो सब कुछ लाइन का ही पार्ट, विद 1 एंड पॉइंट। इसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड पॉइंट जो होती है फिक्स्ड नहीं होता, यानी वो यहाँ से इंक्रीज। जैसे हमारा सन है, सन तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसकी जो किरणें हैं वो अंदर तक, धरती तक कहाँ तक जा रही है, उसकी कोई एंडिंग नहीं है, तो सन हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है ना। तो सन फिक्स्ड पॉइंट और उसकी रे चारों तरफ आपकी जाती हैं, तो हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाती हैं, तो वो रे होती है, तभी तो सन रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी एक तरफ से फिक्स्ड और दूसरी तरफ से एरो। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट चले जाते हैं तो कोलिनियर, एक ही लाइन में, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे पॉइंट्स दिखाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर। जैसे ये देखो ए बी सी, ये इस पूरी लाइन पे अगर हम इस लाइन को नाम दे दें एल, तो ये ए बी सी क्या है, इस पूरी लाइन पे है, तो ए बी सी आपस में कैसे पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अगर हम बात करें इस डी की, देखो ये डी इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो ए बी सी और डी का क्या रिलेशन हो गया कि ये आपस में कोलिनियर नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर जो एक ही लाइन पे होते हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं, और नॉन कोलिनियर जो अलग से होते हैं उस लाइन पे नहीं होते, ठीक है। अब जो एंगल होता है उसमें हमारा क्या होता है, देखो इस तरह से हमारा एंगल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये देखो ये एक रे है, ओ भी एक रे है ना, और ओ ए भी एक रे है, तो दो रेज जब इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होता है, तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, ठीक है। इसको चाहे आप आर्म बोल लो चाहे रे बोल लो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एंगल बनता है। अब एंगल्स के टाइप क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट, रिफ्लेक्स, हमने पढ़े हैं पिछली क्लासेस में। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से तो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। 0 से तो बड़ा होता है, ठीक है, और 90 से क्या होता है, छोटा, ना वो 0 है ना वो 90 है, तो 0 से जो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो कौन सा हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाता है, ठीक है। ना वो 90 है ना वो 180 है। स्ट्रेट कौन सा होता है बेटा, जो 180 सीधी लाइन, ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाता है। 90 क्या होता है, सॉरी राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 होता है, जो कंप्लीट 90 का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल से बोल देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा हो जाता है, 180 तो स्ट्रेट हो गया, जो 180 से बड़ा हो जाता है और 360 से छोटा रहता है, 360 कंप्लीट तो वो सर्कल बन गया है ना, तो कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो 180 से बड़ा 360 से छोटा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा था 5th चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब मान लो आपके पास कोई दो एंगल है, दो एंगल्स की बात करते हैं, दो एंगल्स हैं, उन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो वो दोनों आपस में एंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब कोई दो एंगल्स हैं आपके पास, उन दोनों का सम यानी उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो उनका सम क्या आ रहा है, 90, कंप्लीट 90 आना चाहिए, ये नहीं कि 89 आ गया, नो,
कंप्लीट 90 आता है तो आपके पास वो एंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आ गया 90, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब एक बात और होती है, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट है और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, हमें क्वेश्चन आता था फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो हम क्या करते थे, 90 में से माइनस करते थे 30, तो हमारा आंसर क्या आ जाता था, 60 आ जाता था। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60, तो हम 90 में से 30 माइनस करते थे, सॉरी 90 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 30, यानी 30 60 का कॉम्प्लीमेंट है और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों प्लस करने के बाद 90 आ रहे हैं ना, तो 30 60 का कॉम्प्लीमेंट हो जाता था और 60 30, और दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसा ही होता था सप्लीमेंट्री एंगल्स के साथ, उसमें बस क्या होता था, दोनों का सम क्या होता था, 180 होता था। ठीक है, जैसे 110 और 70 क्या आ गया 180, तो 110 और 70 आपस में कैसे एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब 110 किसका सप्लीमेंट हो गया, 70 का, और 70 किसका सप्लीमेंट हो गया, 110 का। ये निकालते कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल, 180 में से माइनस करके, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस कर दो जो एंगल दे रखा हो। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल देखो, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, नेबर वाला, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, ठीक है, नेबर वाला। ठीक है, जो बिल्कुल साथ, अब जो हमारे पड़ोस में होते हैं उनका कोई भी रूम हमारे घर में तो नहीं होता है ना, तो उसी तरह है, क्या होती है, दीवार एक अटैच होती है, उसी तरह एंगल्स में भी जो एडजेसेंट एंगल होता है, एक जो उनकी रे होती है वो कॉमन होती है। जैसे कि ये देखो, जो एंगल COB आपको दिख रहा है, ये देखो ये COB, ठीक है, और ये है BOA, आपको दिख रहा है COB और BOA। COB का कोई भी पोर्शन इसमें है, ओनली OB है, और BOA का OB है, तो ये कॉमन वाली जो दीवार होती है ना हमारी, वो है, तो इसमें क्या है, वो रे है। ठीक है, तो ये कॉमन है, कॉमन आर्म बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये जो दो नॉन कॉमन आर्म होती हैं, जो इसकी इसके घर में नहीं आ सकती, इसकी इसके में नहीं जा सकती, तो BOA और COB दोनों अलग अलग हैं, तो ये कौन से एंगल हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँ BOA और COA क्या एडजेसेंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि BOA वाला एंगल तो COA के पूरा अंदर ही आ जाएगा, है ना। देखो जो ये वाला एंगल है, ये इस पूरे एंगल के तो अंदर आ गया, तो इसका एडजेसेंट थोड़ी हुआ, वो तो उसका ही पार्ट हो गया। तो इसीलिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये कॉमन आर्म होती है उसमें, इसमें कौन है, OB है, ठीक है, और ये दो नॉन कॉमन होती हैं, OC और OA, ठीक है, और ये कॉमन वर्टेक्स होता है, समझ आ गया, तो उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जब ये OC और OA, इसमें समझो, जब ये OC और OA एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देते हैं ना, एक सीधी लाइन, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाते हैं। है तो वो भी पड़ोसी है, देखो जब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक रे खड़ी होती है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी होती है, तो ये जो दो एंगल बनते हैं ना, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हो जाते हैं, और इन दोनों का सम होता है 180, क्योंकि देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट के ऊपर तो कितने भी एंगल्स बना लो, उन सब का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 का होता है। तो ABC एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके ऊपर ये एक रे खड़ी है, BD एक रे स्टैंड है, तो इसके ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 होगा। अगर कोई तीसरा भी बन जाता है तो उन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 होगा, तो हम उसको लीनियर पेयर नहीं बोलते, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, क्योंकि पेयर मीन्स क्या होता है, ओनली 2, ठीक है, अगर 2 हैं तो हम उसे लीनियर पेयर बोल देते हैं, और अगर मान लो यहाँ पे एक और रे हो जाती, ठीक है, तो वो 3 होते, लेकिन उन तीनों का सम तो क्या होता है, 180 होता, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे ही है,
ठीक है। तो हम उसमें पेयर नहीं यूज़ करते क्योंकि पेयर 2 के लिए होता है। तो ये एडजेसेंट हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये 7th क्लास में ही। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, कोई दो लाइंस आपस में कट करती है एक दूसरे को, फिर आपके पास एंगल्स बनते हैं। जैसे देखो AB और CD लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपके पास ये देखो 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसमें जो ये कट कर रही है, ठीक है, देखो ये कट कर रही है, तो जो ये दोनों एंगल्स बनते हैं ना आमने सामने इस तरह से, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इधर से ये आमने सामने वाले होते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इनका नाम क्या हो जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। हम इन्हें शॉर्ट में जब हमें बहुत बार काम करना होता है तो हम वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पेपर में आप कंप्लीट यूज़ करोगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें देखो इनका नाम कैसे देंगे, COA बराबर होगा किसके, BOD के। COA इज इक्वल टू BOD एंड DOA इज इक्वल टू BOC, ठीक है। चाहे आप उसको BOC बोलो चाहे COB बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। चाहे आप इसको AOD बोलो चाहे DOA बोलो, इसमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आप नाम उल्टा कर सकते हो, लेकिन जो बीच में मिड पॉइंट है ना, मिड में है एंगल, वही होना चाहिए, ठीक है। अब इनका यूजेस, अब हम ये सब जो हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे भी पढ़ेंगे, तो हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर में, जब आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग में बनाता है, ठीक है, अब वो हमारे जो रूम्स होते हैं वो 90 एंगल पे स्टैंड होते हैं। अगर मान लो वो थोड़े भी टेढ़े स्टैंड होंगे तो वो तो गिर जाएंगे, है ना। और अगर टेढ़े भी करेगा तो फिर वो कहीं और से मैनेज करेगा एंगल्स, तो वो सब एंगल्स लाइंस वो सब हमारा आर्किटेक्चर में यूज़ होगा, ऐसे ही तो नहीं बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो आर्किटेक्चर में यूज़ होती है। साइंस में आप जो रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी करते हो, फोर्सेस की डायरेक्शन दिखाते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाते हो, फोर्सेस राइट साइड में लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, तो वो हम किससे शो करते हैं, लाइंस की हेल्प से शो करते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी में भी क्या होता है आपका, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपकी लाइंस चेंज होती हैं तो वो सब हम लाइंस की हेल्प से शो करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी यूज़ होता है। मैथ्स में आप टावर की हाइट निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ शिप निकालते हैं, कि सबमरीन निकालते हैं कितनी नीचे, तो वो सारा एंगल्स की मेजरमेंट से होता है। तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट आएगा आगे, ठीक है। अब हम अपनी एक्सियम करते हैं, जो हमारी 6.1 एक्सियम है आपकी बुक में। एक्सियम 6.1 है आपकी, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। हमने अभी किया था, ये लीनियर पेयर में किया था ना बेटा। अगर एक लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड होती है तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो वही एक एक्सियम के फॉर्म में दे रखा है आपको, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप इसको सीधा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी देखो गिवन क्या आपको, ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन गिवन है, ये तो आधा पोर्शन आपको गिवन है ना। इफ़ ये आप मानो और ये आपको प्रूव करना है। ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये एक लाइन है, हाँ देखो मेरा ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये एक रे स्टैंड है, ठीक है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी 1 और 2, ये जो दो एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होगा, 180 होगा। ये तो आपको पता ही है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, अगर मान लो आपको कहीं दे दिया जाए कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आपने देखा, ठीक है, कोई दो एंगल्स हैं, उन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो वो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर इन दोनों का सम इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 हो जाता तो वो क्या बन जाती, ये लाइन सीधी ये वाली लाइन यही नहीं आ जाती, है ना, तो वो लीनियर पेयर हो जाता। तो ये दोनों कन्वर्स भी ट्रू है इसका। अब हम लेके चलेंगे कि ये एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, क्या वो लाइन बन रही है, तो हम ये चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ठीक है।
तो हमें ये प्रूव करना है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180, अगर 180 आ रहा है तो वो जो रे बन रही है देन रे जो आपकी खड़ी है वो किस पे है, एक लाइन पे, यानी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन बना देगी। चलो चेक करते हैं। हमने कुछ लिए एडजेसेंट एंगल्स लिए 60 और 30, इनका सम क्या आ गया 90, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनी, नहीं बनी। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों का सम क्या आएगा 140। ठीक है, तो 180 तो नहीं आया है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं बनी, दिख ही नहीं रही। आप रूलर की हेल्प से चेक करो क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है ना। यहाँ पे रखोगे ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, यहाँ पे कहीं बन रही है स्ट्रेट लाइन, नहीं बन रही, रूलर की हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये भी नहीं बन रही, देखो ये भी 180 से बड़ा होएगा, नहीं बन रही। तो ये देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा आपके पास 180, और आप रूलर की हेल्प से चेक करोगे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। आपने क्या देखा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है पर ये तो 180 का एंगल है, तो इसका मतलब दोनों का सम जब 180 होता है तो ये जो नीचे वाले नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, ये एक ये जो राइट में जा रही है, ये जो लेफ्ट में जा रही है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, तो ये क्या हो रही हैं आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला, एग्जाम 6.1 कहती है इफ़ अ रे, अगर एक रे सीधी लाइन पे खड़ी है तो वो दोनों एंगल्स जो बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स वो 180 के होंगे। इस तरह से अगर कुछ हो रहा है कि एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ी है तो इन दोनों का सम 180 होगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर दोनों का सम 180 आ रहा है, आपको कहीं दो एंगल्स दिख रहे हैं उन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये जो लाइन, ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होएगी, तो दोनों कंक्लूड हो जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं देखो, तो इन्होंने यही बात 6.2 एक्सियम में कह दी, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ये हमने विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स ट्रू भी कर लिया। अब थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है 6.1 थ्योरम है हमारे पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमने हमेशा ये चीज़ यूज़ करी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये हमें चीज़ प्रूव करके दिखानी है, हमने यूज़ तो हमेशा करी है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अब हम प्रूव करते हैं, देखो हमने दो लाइन्स ले ली जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है, ले ली। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, दो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, और क्या होगा, जो ये है ए ओ सी और डी ओ बी वर्टिकल अपोजिट पेयर्स हो गए एंगल्स के। ठीक है, ये पेयर्स हैं, अभी हमें इनको बराबर प्रूव करना है, ए ओ डी और सी ओ बी, तो दो पेयर्स निकल के आ गए जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। ठीक है, तो ए ओ सी को बी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। अब हम कैसे करेंगे, हम पिछली एक्सियम का यूज़ करेंगे। पिछली एक्सियम क्या थी, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक लाइन है, इधर देखो सी डी इज़ अ लाइन। ठीक है, सी डी एक लाइन है और इन दोनों के ऊपर ये एंगल दो बन रहे हैं, ये ओ ए इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। अब इसको भूल जाओ, सी डी एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर ओ ए स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों का सम यानी ए ओ सी प्लस ए ओ डी क्या होगा, 180 होगा लास्ट एग्जाम से। अब क्या करो, एक कॉमन एंगल लेना है, एक दो, अब ये दोबारा लेंगे तो यानी ये और ये लेते हैं। अब इस रे को भूल जाओ, दो कंटिन्यूस रे को भूलना आपको, पहले आपने इस रे को भूले थे, अब आप इस रे को भूल जाओ, ओ डी को भूल जाओ। अब ए बी क्या है, एक लाइन है, इसके ऊपर ओ सी स्टैंड कर रही है, ए बी एक लाइन है। ठीक है, आप इसको भूल जाओ। अब ए बी एक लाइन है, उसके ऊपर ओ सी स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों का सम यानी ए ओ सी और सी ओ बी का सम क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब चलो करके देखते हैं। देखो ओ ए रे स्टैंड थी तो ए ओ सी और ए ओ डी
180 आया। ये देखो AOC और AOD 180 आया। अगले में AOC और COB 180 आया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसका भी 180 है, इसको भी 180 है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। यानी जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी AOC प्लस AOD इक्वल हो जाएगा AOC प्लस COB के। कर दिया। अब आपको दोनों तरफ दिख रहा है, यहाँ भी AOC है, AOC है, कट कर दिया। क्या बची है? AOD और COB के बराबर आ गया। AOD और COB ध्यान से देखो, AOD और COB यानी कि ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल प्रूव कर दिए हमने। समझ आई बेटा? अब हमें क्या करना है? AOC और DOB को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाओ, एक बार इन दोनों को ले लो। पहले हमने इन दोनों को लिया था फर्स्ट में और सेकंड में इन दोनों को। अब हम पहले इन दोनों को ले लो। हाँ देखो, AOC और COB यानी कि AB लाइन के ऊपर जो OC स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों का सम 180 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब इन दोनों को लो, COB और BOD को। तो इस लाइन को देखो, CD, इसके ऊपर OB रे स्टैंड कर रही है, तो आप क्या देखोगे? COB प्लस BOD क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, तो AOC प्लस COB 180, COB प्लस BOD 180, यहाँ से निकल आया। ये देखो AOD BOD 180 और यहाँ पे आपका ये था ही AOC और AOD। तो फर्स्ट और थर्ड इससे मिलके हमें क्या मिल गया? ये भी दोनों 180 हैं, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, ये कट जाएगा तो बाकी के दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स, हमारे 6.1 के एग्जाम्पल्स करते हैं। इन फिगर लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, ये देखो, ये PQ है, ये RS है, PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर POR का रेशो ROQ, ये देखो POR का रेशो ROQ ये वाले एंगल के साथ, यानी इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 5:7, 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, देखो अगर ये एंगल निकल जाएगा तो आपके पास ये एंगल भी निकल जाएगा इसके सामने वाला। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और अगर आपके पास ये एंगल निकल जाएगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से सामने वाला निकल जाएगा। अब देखो ये दोनों एंगल्स जो है स्ट्रेट लाइन पे दिख रहे हैं आपको। PQ एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर OR स्टैंड कर रही है रे। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? आपके पास 180 होगा। ठीक है, 180 आपके पास इन दोनों का सम होगा और आपके रेशो भी दिया हुआ है, तो हम इसको निकालते हैं। अब देखो क्या करना है, फर्स्टली इनको करने का तरीका क्या होता है? फर्स्टली हमें गिवन लिखना होता है जो आपको दिया होता है। लाइंस PQ और RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O आपको दिया हुआ है, आपको ये रेशो भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको चाहे इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो। अब हमें क्या करना है? सारे एंगल्स निकालने हैं। सारे एंगल्स कौन से हैं? POR, ROQ, QOS, SOP, ये हमारे 4 एंगल्स हैं, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, ये हमें चारों एंगल्स निकालने हैं। चलो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब हमें अच्छे से पता है जो दिया हुआ है उसी से निकालो। ये दोनों एंगल्स का रेशो दिया हुआ है, आपको पता है इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर एंगल्स। PQ एक लाइन है, OR उस पर स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। इन दोनों का सम हो गया 180 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम 180 हो गया और इन दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का सम है आपके पास, दोनों का रेशो है आपके पास, तो आप एक एक एंगल निकाल सकते हो। तरीका क्या होता है? ध्यान से देखो, आपको अगर POR निकालना है, ये फर्स्ट रेशो वाले का निकालना है। ठीक है, तो दोनों का सम 180 वो ऊपर रखना है न्यूमरेटर में। ठीक है, नीचे आपको क्या रखना है?
इन दोनों का रेशो, पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू, ये प्लस था ना दोनों का, तो इन दोनों रेशो को भी प्लस करके लिखना है, यानी कि 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब आपको पी ओ आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी ओ आर का रेशो था 5। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों का प्लस दिया हुआ है तो आपको दोनों को ऊपर प्लस रखना है, रेशो नीचे रखना है, दोनों रेशो का प्लस करके। मल्टीप्लाई पी ओ आर का निकाल रहे हो तो पी ओ आर के सामने वाले रेशो से मल्टीप्लाई करो, आर ओ क्यू का निकालेंगे तो आर ओ क्यू वाले से करेंगे। ये आपको सोल्व कर लोगे आप, है ना। 180 और 12 दोनों सेम टेबल पे आपके पहले गए, 6 की टेबल पे 12 गया 2 पे और 180 गया 30 पे, फिर 2 की टेबल पे 1 और 15, 15 5 से 75 डिग्री, यानी पी ओ आर की वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई। आर ओ क्यू की इसी तरह यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 आ जाएगी। अब देखो आपके पास पी ओ आर आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास 75 डिग्री, ये आ गया आपके पास 105 डिग्री। ठीक है, दोनों निकाली। अब ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो ये क्या आ गया 75, ये इसके होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो पी ओ आर इक्वल होगा एस ओ क्यू के 75 वर्टिकल अपोजिट एंगल, आर ओ क्यू बराबर होगा पी ओ एस के, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। ठीक है, ये देखो, ये पी ओ क्यू आपको एक लाइन दी हुई है, इसके ऊपर ओ एस स्टैंड कर रही है, पहले सिर्फ ओ एस की बात करी है इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को हाफ कर दे, यानी 60 है, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर वो ड्रॉ करेंगे तो दो 30 में ये इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, 90 है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये 45 में डिवाइड कर देगा। तो ये कह रहे हैं रे ओ आर और ओ टी इन दोनों एंगल्स के बीच में बनाएगी। पहले तो सिर्फ ओ एस बनाया था, फिर एक ओ आर निकाल दी, एक ओ टी निकाल दी। ठीक है, वो पी ओ एस को हाफ कर दिया, यानी आधा आधा कर देगी, और एस ओ क्यू को भी क्या कर देगी, आधा आधा कर देगी। अब पी ओ एस, ये देखो ये पूरा एंगल है ना जो पी ओ एस, ये क्या है, एक्स है। अगर देखो ये एक्स है तो ये आधा आधा कर रही है ना ओ आर इसको, तो ये कितना हो जाएगा, x/2, ये भी कितना हो जाएगा, x/2। सिंपल सी बात है, क्योंकि ओ आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस है। ठीक है, अब हमें प्रूफ फाइंड क्या करना है, आर ओ टी, हमें इस आर ओ टी यानी कि हमें इस वाले की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें इस आर ओ टी इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालें कैसे, अब हमें उसके लिए आर ओ एस और एस ओ टी चाहिए। अब देखो आर ओ एस तो x/2 है, ये तो सिंपल ही आ गया, है ना, क्योंकि अगर ये कंप्लीट एंगल x है तो ये ओ आर बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगा, ये तो x/2 आ गया। अब हमें और कौन चाहिए, एस ओ टी चाहिए। ठीक है, पहले हमें एस ओ टी निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। अब एस ओ टी कैसे निकलेगा, अब भी हमारे पास अगर एस ओ क्यू की वैल्यू होती तो हम उसको हाफ करके यहाँ रख देते, जैसे हमारे पास इस एस ओ पी ओ एस की वैल्यू एक्स थी और ये हाफ हाफ हो रहे थे, तो हमने यहाँ सीधा कह दिया ये x/2 है। तो इसी तरह अगर हमारे पास एस ओ क्यू की वैल्यू होती तो हम उसको हाफ करके यहाँ रख देते और फिर इन दोनों को प्लस कर लेते, तो आर ओ टी आ जाएगा। तो हमें पहले एस ओ क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकलेगी, देखो सिर्फ ओ एस की बात करो, ये ओ एस पी ओ क्यू के ऊपर ओ एस स्टैंड कर रहा था। ठीक है, ये अगर x है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, क्योंकि दो एंगल बन रहे थे, अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का प्लस क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, यानी एस ओ क्यू की वैल्यू 180 माइनस एक्स आ गई, लेकिन एस ओ टी तो उसका आधा होगा, यानी 180 माइनस एक्स को हाफ कर देंगे तो एस ओ टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें पहले सबसे पहले दिया हुआ है ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, दिया हुआ लिख दिया, रे ओ आर ओ टी कैम एंगल बाइसेक्टर्स हैं पी ओ एस। ठीक है, अब क्या करना है, पी ओ एस की वैल्यू आपको दी हुई है,
POS की वैल्यू x दी हुई है। फाइंड हमें करना है ROT। ROT का मतलब क्या है? ROT का मतलब है ROS प्लस में SOT। ध्यान से देखो हाथ, ROT का मतलब है आपको ROS प्लस SOT फाइंड आउट करना है, तो आपका कंप्लीट एंगल ROT आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख दिया। अब कैसे करेंगे? OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लीनियर पेयर से दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। देखो अगर आप इन दोनों लाइंस को भूल जाओ तो सिर्फ OS की बात करो तो POS प्लस SOQ क्या होगा? 180 होगा लीनियर पेयर से। POS की वैल्यू क्या है? x दी हुई है, प्लस SOQ 180। SOQ आ गया आपके पास 180 माइनस एक्स। SOQ ये पूरा एंगल आ गया 180 माइनस एक्स। तो SOT क्या होगा? उसका हाफ होगा। अब OR बाइसेक्ट्स कर रही है POS को। देखो POS को OR हाफ कर रही है, तो ये पूरा x है, तो ये क्या हो गया? x/2 हो गया। ROS हो गया x/2 और SOT आ गया उसी तरह से SOT क्या हो गया? हाफ ऑफ SOQ। SOQ क्या था आपके पास? अभी आपने निकाला था 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो SOQ का हाफ यानी 180 माइनस एक्स का हाफ। अब ये हाफ इसके साथ भी जाएगा और ये हाफ इसके साथ भी जाएगा, तो 1/2 इंटू 180 माइनस x/2, ये आ गया 90 माइनस x/2। ठीक है, तो अब आपके पास ROT की वैल्यू निकालनी है। ROT में ROS और SOT आएगा। ROS ये रहा x/2 और SOT 90 माइनस x/2, तो इन दोनों को रख दिया, आपका आंसर आ जाएगा x/2 प्लस 90। ये दोनों सेम थे, साइन अलग था, कटोगे, आंसर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आज की वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। प्रूव दैट इन चारों का जो सम आएगा 360 आएगा। ठीक है, अभी एक बार इसको भूल जाओ, ये जो रेड लाइन है ये आपको नहीं दी हुई है, आपको फिगर में सिर्फ ये ब्लू वाला पोर्शन दिया हुआ है कि OP, OQ, OR, OS क्या है? 4 रेज हैं। आपको POQ, QOR, ROS, SOP इनका सम क्या प्रूव करना है? 360, यानी कंप्लीट 360 होते हैं, आपको पता ही है, बस आपको प्रूव करके दिखाना। अब आपको इसमें कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है। POS ये टेढ़ी जा रही है, QOP भी, ठीक है, QOR भी, आपको कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, तो आप क्या करोगे? आपके पास जो रूल्स अभी तक आपको आते हैं वो स्ट्रेट लाइंस पे आते हैं, है ना, और लीनियर पेयर कहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। किसी भी रे को आप एक्सटेंड कर सकते हो। आपने ये OQ लिया, इसको स्ट्रेट पीछे एक्सटेंड कर दिया, आप किसी भी एक को एक्सटेंड कर सकते हो। आपने एक्सटेंड कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना लिया आपने। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने तरीके से। ये इसको नाम दे दिया T, कोई भी नाम दे सकते हो, इन चारों पॉइंट से, पांचों पॉइंट से अलग कोई भी नाम दे सकते हो। तो हमें गिवन था 4 रेज। ठीक है, हमें प्रूव करना है इनका सम 360। हमने पहले कंस्ट्रक्शन की, हमने OQ को एक्सटेंड कर लिया पीछे की तरफ T तक, ताकि ये TOQ एक लाइन बन जाए। ठीक है, अब ये लाइन बन गई। अब आप क्या कर सकते हो? देखो TOQ एक लाइन है, उसके ऊपर OP रे खड़ी है, तो TOP प्लस POQ क्या होगा आपके पास? 180 होगा। TOP POQ आपके पास क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बने होते हैं उन सब का सम क्या होता है? 180 होगा। तो TOS प्लस SOR ROQ इन तीनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा। यही आपको लिखना है। ठीक है, OP TOQ के ऊपर स्टैंड है, तो इन दोनों का सम 180 आ गया ऊपर वाले पोर्शंस का। OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन, TOQ। ठीक है, अब हमने क्या किया? OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन TOQ, इन्होंने OS को ले लिया। ठीक है, तो TOS और SOQ पूरा ले लिया, SOQ पूरा ले लिया 180। ठीक है, लेकिन SOQ तो आगे भी 2 में डिवाइड है, SOQ भी आ गया 2 में डिवाइड है इन दोनों में।
ठीक है, तो हमने SO को SOR और RO क्यू लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों सबका सम कर दिया। अब ये और इसको तो हमने तोड़ के लिख दिया, SOQ की जगह ये दोनों एंगल से लिख दिए। तो फर्स्ट और थर्ड को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, हमने प्लस कर लिया। ठीक है, तो ये 180 + 180 आ गया 360। तो हमने क्या देखा, अब TOP और TOS मिला के क्या बन जाएंगे, देखो TOP और TOS मिला के हमारा क्या आ गया, POS, जो हमें आंसर में चाहिए था, POS। ठीक है, फिर बाकी 3 एंगल आपके पास हैं, तो इन सब का सम क्या आ गया आपके पास, 360 आ गया, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।